नमस्कार छात्रों, मैं मनीष कुमार आज आपके समक्ष पुनः 11वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र की पाठ्य लेकर आया हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पहले पाठ के तहत अर्थशास्त्र की परिभाषा को बताया था और दूसरे पाठ की शुरुआत सांख्यिकी की परिभाषा से हमने किया था। दूसरे पाठ के प्रथम भाग में हमने सांख्यिकी की परिभाषा उसके बहुवचन रूप में आपको बतलाया था। आज मैं सांख्यिकी की परिभाषा को एक वचन के रूप में बतलाऊंगा। साथ में सांख्यिकी का क्या क्षेत्र है, इस अर्थ को भी हम समझाने का कोशिश करेंगे। यानी सांख्यिकी का महत्व व्यवस्था के किन किन क्षेत्रों में है या विज्ञान के किन किन क्षेत्रों में है, इस प्रश्न पर भी हम अब दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ बतला देना चाहते हैं कि बहुवचन के अंदर आप सांख्यिकी के बारे में यही समझे थे कि इसमें सिर्फ परिमाण का उपयोग होता है, सांख्यिकीय परिमाण का उपयोग होता है। लेकिन एक वचन में सांख्यिकीय विधियों का उपयोग होता है। विधियों का मतलब है कि आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का सारणीयन और उसके बाद उन आंकड़ों से निर्वचन करना, ये सांख्यिकीय रीतियां हैं या विधियां हैं, जिसको हम विशुद्ध सांख्यिकीय विज्ञान कहते हैं। तात्पर्य यह है कि विज्ञान की सारी खूबियां सांख्यिकी के एक वचन में लाई जाती है। कहने का मतलब कि जिसमें क्रमिक विस्तार हो, यानी कारण और परिणाम का अध्ययन हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक चरण अगला चरण का कारण बनता है। जैसे वर्गीकरण है तो वो प्रस्तुतिकरण और उसके बाद उसका विश्लेषण। तो ये एक तरह से प्रत्येक चरण एक दूसरे का कारण बनते हुए एक वचन में सांख्यिकी का विस्तार होता है। अब हम सांख्यिकी का एक वचन के रूप में प्रयोग को हम देखें। इसमें सबसे पहले इस फिगर पर हम ध्यान देते हैं, जिसमें हमने देखा है कि यहाँ स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। इस स्टैटिस्टिक्स में को लिखने से पहले आप देखें तो सबसे पहले आंकड़ों का संकलन है। संकलन के बाद उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है, यानी व्यवस्थित रूप दिया जा रहा है। उसका गणितीय व्याख्या किया जा रहा है और व्याख्या करने के बाद यह सांख्यिकी का रूप धारण करता है। अब सांख्यिकी की परिभाषा एक वचन में हम मूल रूप से इस तरह से लेंगे कि सांख्यिकी एक विज्ञान है और विज्ञान में क्रमिकता होनी चाहिए। तो क्रमिकता के लिए सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों का हम प्रयोग करते हैं। उन रीतियों में संकलन, विश्लेषण एवं विवेचन ये है जिसको हम उन रीतियों में समावेश करते हैं। और मूल रूप से अगर हम कहें तो सांख्यिकी का एक वचन में प्रयोग विभिन्न विधियों से संबंध रखता है। यानी सांख्यिकी विधि के रूप में जब हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं तो वह एक वचन में सांख्यिकी कहलाता है या सांख्यिकी विज्ञान कहलाता है। एक वचन में सांख्यिकी की परिभाषा देते हुए क्राकस्टन एवं क्राउडन ने कहा है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आप यहां देख सकते हैं कि ये सारे सांख्यिकी रीतियों को एक जगह समावेशित करने की इस परिभाषा में कोशिश किए हैं। सबसे पहले हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, समंकों का संकलन करते हैं। संकलन करने के बाद उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। संकलन का मतलब इकट्ठा करना, प्रस्तुति का मतलब उसका विवरण दे देना। विवरण के बाद वो आंकड़े का विश्लेषण करना कि कौन आंकड़े कैसे हैं, और उसके बाद उन आंकड़ों से निर्वचन करना। निर्वचन का मतलब क्या है, ये ध्यान देना होगा। निर्वचन का मतलब निष्कर्ष है। यानी ये तीन इन चरणों से गुजरने के बाद अंतिम में हम निष्कर्ष के रूप में आते हैं। मूल रूप से आप थोड़ा सा 10th में चले जाइए। 10th में जब विभिन्न आंकड़ों से आप माध्य, मध्यिका, बहुलक या अपकिरण संबंधी अपकिरण संबंधी निष्कर्ष निकालते हैं तो उसी को हम निर्वचन कर सकते हैं। यानी ये बताता है कि जितने भी मूल्य हमारे निकल के आ रहे हैं उनका सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के इर्द गिर्द वो कहां है, केंद्रीय प्रवृत्ति से उनका विचलन कहां हो रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति से अगर दूर है तो कितने दूर हैं और क्यों दूर हैं। इन सारी चीजों की व्याख्या सांख्यिकी विज्ञान में ही होगा, यानी सांख्यिकी का एक वचन रूप में होगा। इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी में निम्न तथ्यों को ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला तथ्य है कि आंकड़ों का संकलन। अब आंकड़ों के संकलन में यह ध्यान देना चाहिए, आंकड़ों का संकलन आपका विश्वस्त हो।
विश्वस्त का मतलब है कि सबसे पहले आंकड़ों को प्रकाशित सूत्रों से ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। प्रकाशित सूत्र मतलब सरकार या विभिन्न संस्थाओं का, विभिन्न व्यवसायिक संस्थाओं का जो है, विभिन्न संस्थाएं अपनी व्यवस्था चलाने के लिए, यानी अपनी व्यवस्था के लिए आंकड़ों का संकलन करते हैं और संकलन करके उन आंकड़ों का प्रकाशन करते हैं। जैसे भारत सरकार की कई संस्थाएं हैं जिसमें CSO या RBI, ये सब आंकड़ों का संकलन कर आंकड़ों का जो है प्रकाशन करते हैं। तो वो प्रकाशित आंकड़े सबसे विश्वस्त माने जाते हैं। अगर हमको प्रकाशित आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं तो हम अप्रकाशित आंकड़ों से भी काम चला सकते हैं। अप्रकाशित आंकड़ों में लेकिन वो विश्वस्त होना चाहिए। अब यहां देखिए, विश्वस्त आंकड़े का मतलब क्या है। हमको किसी चीज का सर्वेक्षण करने के लिए दिया गया है। मान लेते हैं कि राशन कार्ड बनाने के लिए हमको कहा गया कि आप जा करके जो है लोगों से ब्यौरा लीजिए कि प्रत्येक घर में कितने लोग हैं, उनकी अवस्था क्या है, उनकी इनकम क्या है। तो हम खुद वहां जाएंगे और जा करके घर के मुखिया से या घर के किसी मैच्योर्ड परिवार के सदस्य से उनके बारे में पूछेंगे। यहाँ देखिए, वो सामने दिखाया जा रहा है कि गणक जाते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको बताइए। तो हम स्वयं अगर लेते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप में ज्यादा विश्वस्त होगा। दूसरा है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण और संगठन। आंकड़ों का जब संकलन कर लेते हैं तो उसका हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण के संदर्भ में हम पुनः आपको 10th क्लास में ले जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि 0 से 100 आयु वर्ग के व्यक्तियों की हमको जो है इनकम की जानकारी लेनी है। तो हम 0 से 100 के व्यक्ति हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी होगी और उनको हम एक जगह रखने में कठिनाई होगी। तो हम क्या करते हैं कि उसका वर्गीकरण कर देते हैं कि 0 से 5 आयु वर्ग के लोग, 5 से 10 आयु वर्ग के लोग, तो इनको छोटे छोटे आंकड़ों में तोड़ते हैं। तो ये वर्गीकरण हम करते हैं और वर्गीकरण करने के बाद जो है उनका वर्गीकरण करने के बाद उनका हम व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित का मतलब कि सीरियलिटी से होनी चाहिए। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से आनी चाहिए। तीसरा, हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। अब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या है? इन व्यवस्थित आंकड़ों को सारणीबद्ध करते हैं और सारणीबद्ध करके चित्रमय या आरेखों से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चित्र से या आरेख से। फिर हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब फिर वही है कि हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य के तरफ जाते हैं। जैसे माध्य, मध्यिका, बहुलक, अपकीरण, सहसंबंध इत्यादि को ज्ञात करते हैं। अब इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से। यहां पर आपको ठीक ढंग से ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखिए, ये आंकड़ों का संकलन है। हमने आंकड़ा लिया कि विभिन्न वर्षों में आंकड़े क्या हैं जनसंख्या के। ये आंकड़ों का संकलन है, ये पहला चरण है। अब देखिए उसका सारणीयन किया। आंकड़े हमने लिए कि विभिन्न मजदूरों का जो है ये इनकम कितनी है। तो इनकम हम विभिन्न वर्षों में लिया है। यहां देखिए 2000 और 2005 में हमने इनकम का ब्यौरा लिया है। 2000 में विभिन्न श्रमिक संघ में पुरुष और स्त्रियों की संख्या कितनी है और उनका कुल योग क्या है। यानी हम श्रमिक संघ की उनकी स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। स्थिति की जानकारी का मतलब यह है कि विभिन्न श्रमिक संघों में पुरुष और स्त्री की संख्या कितनी है। तो वो हम यहां पर लिंग के अनुसार भी हम ले रहे हैं। अब यही सारणी है, एक तरफ वर्ष दिखा रहे हैं, दूसरे तरफ हम लिंग भी दिखा रहे हैं कि पुरुष है कि स्त्री, तीसरे तरफ हम दिखा रहे हैं कि श्रमिक संघ और गैर श्रमिक संघ अलग अलग कितने हैं। तो एक हम सूची तैयार कर रहे हैं ना, तो व्यवस्थित सूची तैयार करना ही सारणी होता है। तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि इनके चित्रमय प्रदर्शन। ये देखिए विभिन्न विद्यार्थियों का जो है कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में संख्याओं को हम यहां देख रहे हैं कि इनकी संख्याएं कितनी हैं। यहां देखिए वर्ष के अनुसार 1996-97 में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में छात्रों की संख्याएं कितनी है। तो कला में हम देख रहे हैं कि ये इस तरह का सिंबल है, विज्ञान में ये सिंबल है और वाणिज्य में ये सिंबल है। तो कला में हम देख रहे हैं कि 1000 है, विज्ञान में 400 है और वाणिज्य में 300 है। इसी तरह 97-98 में ले रहे हैं, इसी तरह 98-99 में हम ले रहे हैं। तो विभिन्न आप देखिए
ये तीन जो है फैकल्टीज का हम एक वर्ष में एक साथ दिखा रहे हैं, फिर अगले तीनों फैकल्टीज का एक वर्ष में एक साथ, और अगले तीनों फैकल्टीज का एक वर्ष में एक साथ दिखा रहे हैं। तो ये चित्रमय प्रस्तुतिकरण हुआ। इन चित्रमय प्रस्तुतिकरण के बाद हम लास्ट में आंकड़ों से निष्कर्ष निकालते हैं। यानी 4 चरण हमने कर लिया। आंकड़ों का संकलन, सबसे पहला चरण मेरा आया आंकड़ों का संकलन, एक एक करके फिर देखते जाइए। पहला चरण है आंकड़ों का संकलन, दूसरा चरण आंकड़ों का व्यवस्थीकरण अथवा संगठन, तीसरा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और चौथा आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें आपने रेखा चित्र का सहारा लिया। अब पांचवा जो है वो आंकड़ों से हम आंकड़ों का निर्वचन करते हैं, यानी आंकड़ों से हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। अब हम विश्लेषण करते हैं। अब इन सबों को हम एकीकृत रूप में इस स्टेप से हम देख सकते हैं। ये हमने एक स्टेप आपको बताया है, दिखाया है यहां पर कि पहला चरण क्या है तो आंकड़ों का एकत्रीकरण, दूसरा चरण क्या है तो आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, तीसरा चरण क्या है तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और चौथा चरण आंकड़ों का विश्लेषण, और पांचवा चरण आंकड़ों का निर्वचन। ये 5 चरण में इस तरह से आपका ये जाता है, और यही सांख्यिकी रीतियां हैं, यही सांख्यिकी विज्ञान है, और यही एक वचन में सांख्यिकी का विश्लेषण है। अब हम चित्रमय प्रस्तुति कई तरह की होती है, उसको भी हम देख सकते हैं एक ही ग्राफ के अंदर। इसको ध्यान दीजिएगा, आप 10th में पढ़े होंगे, यहां पर बाद में विस्तार से आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय हम यहां आपको इस ग्राफ से दे दे रहे हैं। यहां देखिए, वहां पर हमने आयत दंड चित्र से दिखलाया था कि 96-97 में आर्ट्स में कितने विद्यार्थी हैं, साइंस में कितने विद्यार्थी हैं, कॉमर्स में कितने विद्यार्थी हैं। आप यहां देखें, ये किसी तथ्य का आंकड़े हैं, किसी तथ्य से संबंधित, जो 5 प्रकार के आंकड़े हैं, 5 तथ्यों से संबंधित है। मान लेते हैं कि ये 5 तथ्य जो है विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों की संख्या का है, कि ये हर वर्ष कैसे एडमिट हो रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थशास्त्र का है, ये भूगोल का है, ये हिंदी का है, ये अंग्रेजी का है, और ये गणित का है। तो इनका विभिन्न वर्षों में, यहां नीचे आप वर्ष आप दिखा सकते हैं, ये जो आयताकार चित्र है इस पर आप वर्ष लिख सकते हैं, 96, 97, 98, 99 और 100। इन वर्षों में आप ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र का विद्यार्थी यहाँ आ रहा है, उसके बाद ये ग्रीन वाला में जिसको आप भी रखे हैं भूगोल रखे हैं तो भूगोल का विद्यार्थी है, लाल वाला में लाल का है जो है, अंग्रेजी अगर रखे हैं तो उसका है, ये हिंदी रखे हैं तो उसका है, और ये गणित रखे हैं तो उसका है। ये आप आजकल अधिकांश स्टूडेंट टेलीविजन पर क्रिकेट मैच बात करते हैं। क्रिकेट मैच देखते देखते आपको ये ग्राफ समझ में आ जा रहा होगा कि हाँ ये क्या बतलाना चाह रहा है। बतलाना चाह रहा है कि अर्थशास्त्र में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, यानी जो ये बैगनी कलर का है, बैगनी कलर का जिस विषय का सिंबल है उसमें विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है, और सबसे कम ये येलो कलर वाला में है। अब इसी चीज को आप देखिए, ये वृत्त चार्ट में भी दिखाया जा रहा है। देखिए ये बैगनी वाला सबसे ज्यादा है, तो ये दिखाया जा रहा है। आप एक जो है कॉमन कंसेप्शन से भी देख सकते हैं इसमें। तो उसके बाद सेकंड नंबर पर ये है तो ये वाला आ रहा है, थर्ड नंबर पर ये है तो ये आ रहा है, फोर्थ पे ये है, देखिए इसका भाग इतना है। यानी ये पूरे 360 डिग्री में एक बांटता है कि कितना, किसके हिस्सा में कितना डिग्री जा रहा है। जिसके हिस्सा में सबसे ज्यादा डिग्री जाएगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसके हिस्से में कम डिग्री जाएगा, सबसे कम जाएगा, वो छोटा होगा। यहाँ ये येलो वाला सबसे छोटा है। इसी चीज को अब आप आरेखीय चित्र से देख सकते हैं, लाइन और वक्र से आप देख सकते हैं। तो इसमें भी आप देखिए बैगनी सबसे ऊपर है, देखिए यहाँ ये सबसे ऊपर जा रहा है, उसके बाद ग्रीन सबसे ऊपर है, उसके बाद रेड सबसे ऊपर है, फिर ये, और लास्ट में येलो सबसे कम में है। तो यानी एक ही साथ आप 3 तरीके से आरेखीय प्रस्तुति या चित्रमय प्रस्तुति कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे जब हम जो है आरेखीय विश्लेषण को हम समझेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि सांख्यिकी में एक वचन और बहुवचन में अंतर क्या है। सांख्यिकी का एक वचन और बहुवचन में मूल रूप से क्या अंतर आ रहे हैं, इस संदर्भ में हम देखते हैं। तो अब तक के अध्ययन से यह स्पष्ट हो रहा है कि एक वचन में यह विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक का मतलब सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों का एक एक करके अध्ययन, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना, संकलन, सारणीयन, उसके बाद निर्वचन, संकलन, प्रस्तुतिकरण, सारणीयन, निर्वचन, इस तरह से हम एक एक स्टेप करके इसमें आगे बढ़ते हैं।
यानी विश्लेषणात्मक है। बहुवचन में यह परिमाणात्मक है, इसमें हम सिर्फ आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। आंकड़ों का हम विभिन्न रीतियों से विश्लेषण नहीं करते हैं। जैसे हमने उठा लिया कि 1991 से 2021 तक भारत की जनसंख्या इस तरह से बढ़ती गई। अब वो बढ़ती गई तो इसको बताने के लिए हम ये नहीं है कि हम इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य ढूंढ रहे हैं, माध्य मध्यिका और बहुलक निकाल रहे हैं, बस हम वो आंकड़े को दूसरे देश से तुलना सिर्फ कर रहे हैं, यानी परिमाण एक रख रहे हैं कि ये है, ये उस समय की स्थिति थी। दूसरा है कि यह एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में है। व्यवहारिक विज्ञान इस कारण से है कि इसमें हम कर्मिक जो विकास हो रहा है, यानी हम ये कहें कि जो कर्मिक रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये व्यवहारिक बन जाता है। जैसे आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं, हम पहला में पढ़ते हैं, फिर दूसरा में पढ़ते हैं और इस तरह मैट्रिक तक आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पांचवा में पढ़ते हैं, उसके बाद पहला में चले जाते हैं और फिर मैट्रिक में आते हैं, बिल्कुल अव्यवहारिक है। तो यहां भी कर्मिकता है, अतः यह व्यवहारिक है। ये क्या है? बहुवचन में यह वर्णनात्मक है, हम सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। जैसे हम भारत की जनसंख्या को लिए और चीन की जनसंख्या के लिए, तो हम सिर्फ वर्णन कर दिए कि हाँ, चीन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से अधिक है। हम आंकड़े देख करके यही निकाले, क्यों अधिक है, कैसे अधिक हुआ, कहां विचलन हुआ, क्यों उसकी रफ्तार बढ़ी, इस पर हम वर्णन नहीं करते, इसका हम विश्लेषण नहीं करते हैं। तीसरा है, इसमें एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण करके उनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, यानी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष क्या हम निकाल सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि देश में महंगाई है, तो हम विभिन्न वस्तुओं का, उनके मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि यह महंगाई क्यों है। इसके लिए पिछले वर्ष के कई वस्तुओं का मूल्य लेते हैं और इस वर्ष के कई वस्तुओं का मूल्य लेते हैं। सारे मूल्यों का, दोनों साल के मूल्य का औसत निकालते हैं। औसत निकालने के बाद निश्चित तौर पे अगर इस साल महंगाई है तो पिछली बार का औसत यदि 5 रुपए प्रति वस्तु आ रहा है तो इस बार का औसत 5 से अधिक आएगा। अब 5 से अधिक आएगा तो नए वर्ष में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी वस्तुएं अभी भी है जिनकी कीमत 5 से कम है, लेकिन कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी कीमत 5 से बहुत ज्यादा है, जिससे कारण औसत मूल्य 5 से ऊपर निकल गया है। यानी हम ये कहें कि पहले हम सेंटर पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट का मतलब औसत लेंगे, और औसत के बाद हम देखेंगे किसी निष्कर्ष निकालने के लिए कि औसत से कितना कौन भटका है। यानी औसत से कम वाले हैं वो तो ठीक है, और कम वाले भी हैं तो क्या पिछले जैसा कम है? मान लेते हैं कि औसत 5 आ रहा है, जिनका वर्तमान मूल्य 5 रुपए प्रति वस्तु से कम है, यदि 4 है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पिछले साल में उनका मूल्य 3 ही रुपया रहा हो, वो बढ़ के अब 4 हुए हैं, अभी भी औसत से कम है, लेकिन ये भी तो वृद्धि है, ये भी तो औसत में योगदान देंगे। तो औसत में योगदान देंगे तो वैसी परिस्थिति में हमको उनका भी विचलन देखना होगा कि कितना विचलन में वृद्धि हुई, यानी विचलन में कमी कितना आ रहा है। जैसे 5 से 3 था पहले तो 2 का विचलन हो रहा था, अब सिर्फ 1 का विचलन है, और जो ऊपर निकल गए उन पर भी तो और दृष्टिपात करना है। क्यों? तो इसके आधार पर ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन विचलनों को कम किया जाए। विचलन को हम जैसे ही कम करेंगे तो ही औसत मूल्य की इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगा। जब औसत मूल्य के इर्द गिर्द घूमना शुरू करेगा, पहले तो हम आज के औसत मूल्य के नजदीक सबको लाना है, 5 के आसपास सबको लाना है, मतलब जो 5 से ऊपर वाले हैं उनको लाना है, 5 से नीचे वाले हैं वो तो कुछ ठीक है, ऊपर वाले को 5 का, जब 5 के नजदीक आ जाएंगे तब हमको ध्यान देना है कि 4 से 5 बढ़ी इसलिए महंगाई कह रहे हैं। तो जैसे ही हम अन्य वस्तुओं के मूल्य जो 5 से ऊपर है उसको 5 के नजदीक लाएंगे तो ही औसत हमारा 5 से नीचे भागने लगेगा। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर बोर्ड पर आप देखिए, यहां मान लेते हैं कि 5 छात्र हैं, 5 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, 5 क्रिकेट खिलाड़ी में प्रत्येक का रन A का 10 है, B का 5 है, C का
8 है, डी का 20 है और ई का 30 है। अब इन सबों का योग हो जा रहा है 10 5 15, 15 8 23, 23 20 43, 43 और 30 63। अब इनका हम औसत, अगर सामान्य औसत निकालते हैं तो 63/5, यानी ये आ रहा है 12.6 का औसत आ रहा है। अब हम मान लेते हैं कि ये पिछला मैच का है। अब अगला मैच को हम देखते हैं, सेकेंड मैच में हम देखते हैं कि ये जो 10 वाला है, ये 10 वाला ये बनाता है, मान लेते हैं 11 रन। ये 5 वाला जो है ये 6 रन बनाता है। ये 8 वाला 10 रन बनाता है और ये 20 वाला 25 रन बनाता है और 30 वाला 32 रन बनाता है। अब हम इनका औसत निकालने के लिए इनका भी योग करते हैं। ये सेकंड मैच की मैं बात कर रहा हूं। अब 11 6 17 10 27, 27 25 52, 52 और 32 हो गया आपको 84। अब 84 को डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 16.8। जब 16.8 है, अब ये देखिए पिछले साल का सेंटर मूल्य था, यानी माध्य मूल्य था एक तरह से 12.6, इस साल का 16.8। अब आप ये ध्यान दीजिए यहां पर कि यहां रन को छोड़ करके आप मान लीजिए वस्तुओं की कीमत, ए की कीमत, बी की कीमत, सी की कीमत, डी की कीमत, ई की कीमत। अब हम देखते हैं कि यानी औसत कीमत पिछले साल का 12.6 है, इस साल का औसत कीमत आ रहा है 16.8। निश्चित तौर पे इन दोनों आधारों पर हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई बढ़ गई है तो हम ये देखते हैं कि हम क्यों अनुमान लगा रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि पिछले साल का कीमत स्तर, जिसको औसत कीमत कहते हैं, उस कीमत से ये वाला औसत कीमत अधिक है। अब हम ये ध्यान देते हैं कि ये जो नया औसत कीमत निकल के आया है, इससे आगे कौन कौन है। तो इससे आगे हम देख रहे हैं कि ये है नया वाला में 25 और 32, ये इससे आगे है और ये बढ़ा है। तो सबसे पहले हम एक सरकार के अंग होने के नाते, यानी सरकार को सलाह देने के नाते कहते हैं कि ये जो बहुत आगे निकल गए हैं, इनको थोड़ा पिछले स्तर पर ले आइए, तब महंगाई कंट्रोल होगी। तो इनको हम पिछले स्तर पर लाते हैं, यानी फिर 20 और 10 पर लाते हैं, 20 और 30 पर लाते हैं। तो आप देखिए यहां 20 से ये बढ़ के 25 हुए थे और 30 से 32 हुए थे, तो अब 7 तो घट जाएंगे इसमें से अगर पिछले स्तर पर लाते हैं। इसके लिए प्रयास करते हैं तो 7 जो ही घटते हैं तो हम 84 माइनस 7 कर दें, 84 माइनस 7, 84 माइनस 7 करते हैं तो ये आ जाता है 77। अब 77 में हम 5 से भाग देते हैं फिर औसत मूल्य जानने के लिए कि अब कितना मेरा आ रहा है। तो 77 में से हम ये करते हैं तो ये आ जाता है 15.4। अब देखिए अगर हम ये उपाय लागू करते हैं, इन दोनों को पहले कंट्रोल करते हैं, तो देखिए पहले क्या जो बढ़ा हुआ सेंटर की प्राइस था, यानी केंद्रीय मूल्य था, उससे ये केंद्रीय मूल्य कम गया। अब हम दूसरा अवलोकन करते हैं कि जो कम मूल्य था या जो है औसत मूल्य से, उसमें क्या हुआ। तो उसमें भी देख रहे हैं कि उसमें भी थोड़ी थोड़ी वृद्धि हुई। ये 10 से 11 बढ़ा, ये 5 से 6 बढ़ा, ये 8 से 10 बढ़ा, यानी प्रत्येक अलग अलग मूल्यों में भी विचलन है। अब हम यहां 2 तरह का विचलन देख रहे हैं, एक मूल्यों में विचलन और एक जो है औसत मूल्यों में विचलन। तो फिर हम ये जो कम थे, औसत मूल्य से कम थे, इनको भी कम करने की कोशिश करते हैं। जब कम करने की कोशिश करेंगे तो औसत और गिरेगा, औसत और गिरेगा तो मान लेते हैं गिर करके आ जाता है 15 पर। अब अंतर रह गया 12.5 और 15, यानी 12.6 और 15 का अंतर रहेगा। जब 12.6 और 15 का अंतर रहेगा तो पुरानी प्रवृत्ति पर लाने के लिए हम यह अध्ययन अब करेंगे कि क्यों ये जो है अभी भी अगर विचलन है तो क्यों है। हालांकि अगर हम इन मूल्यों को पुरानी जगह पर वापस कर दें, इन मूल्यों को हम 11 की जगह पर 10 कर दें, 6 की जगह पर 5 कर दें और 10 की जगह पर 8 कर दें, तो सब मिलके फिर इसी पर आ जाएंगे, यानी टोटल वैल्यू 63 आ जाएगी। और 63 आ जाएगी तो पुनः औसत मूल्य ये आ जाएगा 12.6।
फिर से यहां ध्यान दें थोड़ा सा, हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हम ये देखें कि सेंट्रल मूल्य से बढ़ा मूल्य कौन है। तो सेंट्रल मूल्य से बढ़ा हुआ मूल्य यह है 25 और 32, क्योंकि 16.8 आ रहा है। ये सब तो केंद्रीय मूल्य से कम है, 11, 6 और 10। बढ़ा हुआ मूल्य हमारा कौन है, 25 और 32। तो पहले इसको कम करते हैं, पुरानी अवस्था पर लाते हैं। पुरानी अवस्था पर लाएंगे तो औसत कम जाएगा, निश्चित है। फिर भी औसत पिछले की तुलना में बढ़ा रहेगा। अब उसको सही जगह पर लाने के लिए, यानी महंगाई को पूर्णतः पूर्व अवस्था पर ले आने के लिए जो शेष बढ़ा है उसको भी हम कम करते हैं। उसको कम करते हैं तो पुनः हमारा टोटल ये आ जाता है, यहां 73 होना चाहिए। और 73 के अनुसार ये 73/5 अगर हम करते हैं तो ये 14.6 होगा, न कि 12.6। अब ये 15 तक आया था। अब इनमें हम कमी करते हैं, जब ये 11 की जगह पर 10 आ जाता है, 6 की जगह पर 5 आता है और 10 की जगह पर 8 आता है सरकारी नियंत्रण के द्वारा, तो पुनः ये 14.6 पर आ जाएगा। और इस तरह हम कह सकते हैं कि आंकड़ों का विश्लेषण करके ही तो हम निष्कर्ष निकाले कि हम कहां पर जो है कंट्रोल करें प्राइस को, किन किन वस्तुओं पर हम जो है प्राइस को कंट्रोल करने की व्यवस्था करें, ताकि पुराने माध्य मूल्य पुनः पहुंच जाए, पुरानी कीमत स्तर पुनः पहुंच जाए। यानी 14.6 है तो 14.6 हमारा पुनः पहुंच जाए। इसके अलावा और भी कई निष्कर्ष हम इस तरह से निकालते हैं, यहां पर ध्यान दिया जाए जरा। मान लेते हैं एक बहुत ही गंभीर बात है इसमें, और शायद यहां पर बहुत कम प्रयोग होता है, क्योंकि इसके लिए संसाधन भी मजबूत चाहिए और थोड़ा अभी भी हम संसाधन में अमीर देशों के मुकाबले पीछे हैं। जैसे बच्चे आप देखते होंगे कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते होंगे कई सेक्शन होगा, और कई सेक्शन है तो एक सेक्शन में 60 से 70 स्टूडेंट होते हैं। 60-70 स्टूडेंट होते हैं तो आपका सेक्शन का बंटवारा कैसे होता है? अधिकांश सेक्शन का बंटवारा पहले होता है गर्ल्स और बॉयज में। जब गर्ल्स और बॉयज में सेक्शन का बंटवारा होता है तो उसके बाद जो फर्स्ट 60 और 70 स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक सेक्शन में डाल दिया जाता है। फिर सेकेंड 71 to 140 सेकेंड सेक्शन में चले गए। यानी मान लेते हैं कि यदि बॉयज का सेक्शन जो है बी है और गर्ल्स का सेक्शन ए है, तो बॉयज के बी सेक्शन का, यानी उसको हम B1 कह सकते हैं, बी सेक्शन का पहला में 70 तक हम लेते हैं, फिर 2 में 71 to 140 आएगा। इस तरह से हम लेते हैं, यानी हम इसको कहें कि 0 to 70। अब यहां, और यही हाल लड़कियों में भी होगा, गर्ल्स में भी होगा। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, एक शिक्षक आपके कक्ष में पढ़ाने जाते हैं, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, उस कक्ष में जाते हैं तो उनकी घंटी 45 मिनट से 50 मिनट की होती है। 45 मिनट से 50 मिनट में जो वो पढ़ाते हैं सभी स्टूडेंट के लिए एक ही पढ़ाते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि क्या सारे स्टूडेंट की समझ शक्ति बराबर होती है? कोई स्टूडेंट दिमाग से बहुत तेज होता है, कोई मध्यम होता है, कोई गंभीर होता है, तो कोई दिमाग से मंद भी होता है, कोई दिमाग से रोगी भी होते हैं। यानी सबकी समझ शक्ति अलग अलग है, लेकिन सबके लिए तो एक ही व्याख्यान, एक ही पढ़ाई। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे सवाल करता हूं, सवाल इसलिए कि जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न होगी कि जो बहुत तेज विद्यार्थी है उसको भी 45 मिनट वही पढ़ाई, और जो उससे आधा तेज विद्यार्थी है, यानी उसकी नॉलेज आधी है, समझ आधी है, उसको भी 45 मिनट की वही पढ़ाई। तो ऐसी अवस्था में वो दोनों विद्यार्थियों के साथ एक तरह से न्याय नहीं है। कमजोर विद्यार्थी के लिए वो न्याय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो वैसी अवस्था में आधे ही सीख पाएगा। तब उसका उपाय क्या है? उपाय यहां पर सांख्यिकी देता है आपको कि साइकोलॉजी के सिद्धांतों से, मनोविज्ञान के सिद्धांतों से उनका IQ निकालिए, यानी बुद्धि लब्धि निकालिए कि किसकी कितनी क्षमता है। अब IQ के आधार पर क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि सबसे मिनिमम वाला का IQ 70 है और सबसे मैक्सिमम वाला का IQ 110 है।
तो हम क्लास का डिवीजन करेंगे। 70 से 80 IQ वाला, 80 से 90 IQ वाला, और 90 से 100 IQ वाला, 100 से 110 IQ वाला, 110 से 120 IQ वाला, यानी 5 सेक्शन इस तरह से डिवाइड करें। यहां भी हम 5 डिवाइड कर रहे थे, 350 बच्चे थे, यहां भी 5 सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं। अब दोनों में फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा ये ध्यान दीजिए। फर्क ये पड़ेगा कि वहां क्या था कि 70 भी उसी क्लास में था और 120 भी उसी क्लास में था। तो यहां पढ़ाई का स्तर अक्सर क्या होता है कि तेज स्टूडेंट की तरफ मुड़ जाता है और उसकी मेंटेलिटी के अनुसार पढ़ाई चल जाती है। तो 70 वाला तो बेचारा बहुत पिछड़ जाएगा। लेकिन यहां क्या है कि अब 70 और 120 का गैप नहीं है, उस क्लास में 70 से 80 वाला खाली बैठे हुए है, तो ज्यादा अब इसको अंतर पड़ने वाला नहीं है। यानी जो 80 को पढ़ाया जाएगा वो 70 को भी करीब करीब समझ में आएगा, क्योंकि दोनों की क्षमता में ज्यादा का अंतर नहीं है। इसको आप एक तरह से और समझ सकते हैं। इस आप उदाहरण में हम समझते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका व्यवहारिक उदाहरण जा रहा है। मान लेते हैं कि सरकार गरीबी मिटाने के लिए एक निर्णय लेती है, और निर्णय में यह समझती है कि जिसकी आय 200 रुपए से ऊपर है, यानी 200 या 200 से ऊपर, $200 के बराबर हो या 200 से ऊपर हो, वो व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। तब सरकार एक निर्णय लेती है कि गरीबी मिटाने के लिए सबको 100 रुपया दीजिए। ध्यान दीजिए मेरी बात को, सबको 100 रुपया देंगे तो क्या गरीबी मिट जाएगी? अब यह देखिए, यही फर्क पड़ रहा है। बहुवचन के रूप में यहां सोच रहे हैं कि सबको 100 रुपया दे दीजिए। अब जब सांख्यिक विज्ञान के रूप में आप देखिएगा तो देखिए कितना बड़ा फर्क है। 0 से 50 आय वाले, 50 से 100 आय वाले, 100 से 150 आय वाले, और 150 से 200 आय वाले, ये सब तो गरीबी है ना, यानी 199 तक गरीब हैं। अगर इनको 100 देते हैं तो 100 वाला 100 तक पहुंचता है और 50 वाला 150 तक पहुंचता है। कहां गरीबी इनकी गई? इनको देते हैं तो ये 150 हो जाते हैं और ये 100 वाला 200 हो जाता है। इनको देते हैं तो ये 200 होते हैं और ये 250 होते हैं। इसी तरह ये 250 होते हैं, ये 350। देखिए 100 देने के बावजूद भी गरीबी नहीं मिट रही है। कुछ अभी भी बहुत पीछे रह जा रहे हैं, कुछ बहुत आगे निकल जा रहे हैं। अब इसके लिए क्या करें? ये वर्गीकरण का इस्तेमाल करें। ना हो तो ये इंटरवल जो अंतराल है इसको और कम करें। 0 से 50 की जगह पर 0 से 20 करें, ताकि पॉलिसी मेरा सही ढंग से लागू हो, सब हमारी नीतियों से प्रभावित हों। 0 से 20। अब 0 से 20 वाले प्रत्येक व्यक्ति को आप 200 रुपये या 180 रुपये भी कम से कम देंगे तो 20 वाला भी 200 पहुंचेगा, और सबसे नीचे वाला भी जो 0 वाला है वो भी 180 पहुंचेगा। गरीबी रेखा से नीचे तो जरूर रह गए, लेकिन लगभग गरीबी मिटने तक पहुंच गए। इसी तरह 21 से 40 वाले को आप 160 रुपया दीजिए। ये गरीबी रेखा से उतने नीचे नहीं जा रहे हैं जितना आप सबको एक ही साथ लेके चले थे। 0 से आप 120 तक या 0 से 200 तक सबको 200 आपने दे दिया या 100 रुपया दिया, तो 0 वाला तो 100 पर रह गया और 200 वाला पहुंच गया 400 पर। यानी विषमता भी बढ़ी और उनकी गरीबी भी नहीं मिटी। आप देख रहे हैं कि यहां मिनिमम जो रहता है वो 180 पर रहता है। वहां जो मिनिमम था वो कितना पर था? तो 100। 0 इनकम वाला को आप 100 दिया तो वो 100 पर न रहेगा। यहां आप 0 से 20 वाले को 180 दे रहे हैं तो ये 180 भी हो रहा है और ये विषमता में भी ज्यादा फर्क नहीं है। अब इसी तरह से हम अगर यहां 160 देते हैं तो ये 200 पर पहुंचता है और ये 180 पर पहुंचता है। ऐसा तो नहीं बन रहा है कि 100 और 400 की विषमता आ जा रही है। तो हम समझते हैं कि इन उदाहरणों से आप विश्लेषण करके निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जाता है, इस चीज को आप भली भांति समझ गए होंगे और इसमें ज्यादा व्याख्या की जरूरत अब नहीं है। और बहुवचन में हम क्या करते हैं कि सामूहिक तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं। सिर्फ इसमें विश्लेषण करते हैं, उसमें एकत्रीकरण करते हैं। एकत्रीकरण का मतलब यही है कि जैसे हमने गरीबों का आंकड़ा ले लिया कि भारत में कितने गरीब हैं, तो हम ये इसका एकत्रीकरण किए। अब ये देखिए इस चीज को सांख्यिकी के अब हम महत्व या क्षेत्र के बारे में आते हैं कि सांख्यिकी का प्रयोग कहां कहां होता है। तो इस महत्व और क्षेत्र में हम ध्यान दें। सबसे पहले इस फिगर पर हम ध्यान दें।
ये फिगर बता रहा है, बीच में लाल कलर से स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। इसमें आप देखिए कि ये जो है इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तो होता ही है, साथ साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्टैटिस्टिक्स का जैसे बिजनेस में होगा या विज्ञान के क्षेत्र में होगा, उसके अलावे भूगोल के क्षेत्र में होगा। भूगोल के बाद जो है हम इनका पूरा सरकारी क्षेत्र में व्यवस्था को ठीक करने में, इन चीज़ों में कर सकते हैं। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में हम सांख्यिकी के उपयोग की बात कर सकते हैं। खास करके हम अगर ये देखें तो सांख्यिकी का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है। अर्थव्यवस्था की किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक नीतियों में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। जैसे मान लेते हैं कि सरकार को कर लगाना है या सरकार को कहां पर कर लगाना है सरकार जो है, तो इसके लिए वो सांख्यिकी डाटों आंकड़ों का ही सहारा लेगा कि हम कर की दर का निर्धारण कैसे करें। इसके लिए सांख्यिकी के विभिन्न आंकड़ों का सहारा लेकर के विभिन्न व्यक्तियों का इनकम क्या है और उनके इनकम के अनुसार उनका रहन सहन का स्तर क्या होना चाहिए, यानी उनका रहन सहन का मूलभूत स्तर क्या होना चाहिए और उस आधार पर उनका इनकम क्या है, इन दोनों में कितना विचलन है। मान लेते हैं कि रहन सहन के स्तर के लिए 2000 रुपये चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को और किसी व्यक्ति की इनकम 3000 है, तो ऐसे व्यक्ति पर इनकम टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आयकर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। इसके लिए तो हम आंकड़े का ही प्रयोग करेंगे ना। दूसरा चीज है कि कौन सी वस्तु जरूरी है और कौन सी वस्तु नहीं जरूरी है। अगर जरूरी वस्तु है तो उस पर अगर हम टैक्स लगाते हैं तो उससे जो है कमजोर व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ होगी, यानी वो ज्यादा कष्ट अनुभव करेंगे, यानी उनकी विकास एक तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। तो इसके लिए हमको आंकड़ों का ही सहारा लेना होगा ना कि हाँ देश में अधिकांश जनसंख्या किस तबके के है और उनकी इनकम क्या है। तीसरी चीज हम इसमें ध्यान दें कि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक बैंक, चाहे वो व्यावसायिक बैंक हो या केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम हो, सबसे पहले हम केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम पर आते हैं, जिसका मुख्य हेड भारत में भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये जो है केंद्रीय बैंकिंग सेक्टर में ब्याज दर का निर्धारण किस प्रकार होगा, और ब्याज दर केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा हथियार होता है जो महंगाई और स्फीति को कंट्रोल करती है। तो ब्याज दर निर्धारण के लिए केंद्रीय बैंक को विभिन्न आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है, और जब आंकड़ों का सहारा लेता है तो एक तरह से वो सांख्यिकी विधियों और रीतियों का सहारा लेता है। बाकी व्यावसायिक बैंक भी अपने आय व्यय के ब्यौरे को अपने तरीके से देखते हैं और उनके आधार पर अपने लोन वगैरह ये सब सैंक्शन करते हैं, और उनमें जो है आंकड़ों का अपना विश्लेषण करके ही इन सारी चीजों को ये करते हैं। अब जो सबसे बड़ी चीज है यहां पर सांख्यिकी के महत्व में, वो हम ये देखें कि जो है कि इसमें कहां कहां हम इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी का बेहतर उपयोग आज हर जगह हो रहा है। आज अर्थशास्त्र, उद्योग हो, वाणिज्य हो, भौतिक शास्त्र हो, विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, हर क्षेत्र में सांख्यिकी का उपयोग जरूरी हो गया है। प्राचीन काल में, जैसे हम पिछली कक्षा में बताए थे कि प्राचीन काल में यह धारणा थी कि सांख्यिकी सिर्फ राजाओं का विज्ञान है, यानी किंग्स ऑफ जो है साइंस ऑफ किंग या साइंस ऑफ स्टेट कहा जाता था। लेकिन आज के लोकतांत्रिक युग में सांख्यिकी का प्रयोग अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, ऋतुशास्त्र हर जगह पर होता है। यहां आप देखें इस ये में फिगर में स्टैटिस्टिक्स, इसका प्रयोग बिजनेस में भी है, प्लानिंग में भी है। प्लानिंग मीन्स आर्थिक नीतियां, नियोजन जिसको बोलते हैं। इसके अलावे मार्केटिंग में है, वस्तु बाजार में है, मैनेजमेंट में है, कंट्रोल में है यानी नियंत्रण करने में है, सरकारी नियंत्रण में है, किसी मेथड को अपनाने में है, प्रोसेस में है, यानी बहुआयामी इसका प्रयोग है। अब हम इनको विभिन्न अलग अलग तथ्यों के साथ देखें। व्यवसाय में क्या है? कोई भी व्यवसायी कीमतों के आधार पर ही अपना व्यवसाय शुरू करता है। कीमतों में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, इसी के आधार पर वह निर्णय लेता है कि हम कौन सा बिजनेस करें, कितनी पूंजी लगाएं, कितनी पूंजी नहीं लगाएं।
कीमत अगर अस्थिर है तो वर्तमान समय में वो ज्यादा पूंजी लगाना उचित नहीं समझता है, क्योंकि हो सकता है कीमत बढ़ने से तो उसको फायदा हो जाए, लेकिन कीमत एक बार घट जाता है तब अनिश्चितता का माहौल रहता है। खास करके शेयर बाजार में जो है, इसमें बाजार के उतार चढ़ाव के आधार पर पैसे लगाए जाते हैं, शेयर खरीदे जाते हैं। उतार चढ़ाव को हम मूल रूप से शीर्ष और गर्त कहते हैं, और एक शब्द इस संदर्भ में प्रचलित है जिसको हम बुल एंड बियर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं तेजड़िया और मदड़िया। एक शेयर का मूल्य तेज करता है, दूसरे शेयर का मूल्य धीमा करता है। इन सबों का आकलन करते हैं। अब देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार बंबई स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इसमें ये ग्राफ से दिखाया जा रहा है कि शेयर के मूल्य चढ़ रहे हैं। तो इस ग्राफ यानी इस सांख्यिकी के विश्लेषण को देखकर ही कोई भी व्यक्ति शेयर बाजार में अपना पैसा लगाता है। और उसके बाद सरकार, प्रजातांत्रिक युग में सरकार का कार्य बहुत बढ़ गया है, और सरकार का कार्य बढ़ जाने के कारण प्रशासनिक कुशलता से लेकर के तमाम आर्थिक नीतियों में, चाहे वो प्रशासनिक कुशलता हो, चाहे विभिन्न आर्थिक नीतियों हो, वो आर्थिक नीति चाहे कीमत से जुड़ी हुई हो। कीमत सूचकांक का मतलब समझ रहे हैं? कीमत सूचकांक का मतलब है औसत कीमत या कीमत स्तर से, कि सूचकांक ये बताता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कीमत कितनी बढ़ी, या पिछले हफ्ता की तुलना में इस हफ्ता में कीमत कितनी बढ़ी। इसको हम कीमत सूचक अंक कहते हैं, यानी इंडिकेशन हमको देता है। राष्ट्रीय आय की स्थिति क्या है, प्रति व्यक्ति आय की स्थिति क्या है, जनसंख्या कैसी है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है तो कितनी दर से बढ़ रही है, बढ़ने की रफ्तार क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है। इन सारे क्षेत्रों में सांख्यिकीय आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है, सांख्यिकीय विश्लेषण का सहारा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनसंख्या के लिए हम सांख्यिकीय आंकड़ों का सहारा लेते हैं। यानी देखिए, हम कह रहे हैं कि जनसंख्या कितनी है, ये तो अलग बात हुई। दशकीय वृद्धि दर कितनी है, कितनी प्रतिशत प्रत्येक 10 साल में वृद्धि हुई। यानी कहने का मतलब कि 1901 से 1911 के बीच में कितना परसेंट बढ़ा, 11 से 21 के बीच में। यहाँ छात्रों आप ध्यान दीजिएगा कि 21 में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, -0.31। -0.31 का मतलब है कि जनसंख्या माइनस में चली गई थी, यानी घट गई थी। देखिए यहाँ जो है 25 करोड़ 20 लाख, ठीक है, और 25 करोड़ 13 लाख, ठीक है। तो इसमें निरपेक्ष 13 लाख दिखा रहा है, यानी -77 जो है 7,72,177 दिखा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर कम गई थी। क्यों कम गई थी? क्योंकि जितने लोग जन्म ले रहे थे उससे ज्यादा मर रहे थे। क्यों मर रहे थे? क्योंकि छोटी छोटी रोग भी उस समय महामारी थी। इसी कारण एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, 1921 को पॉपुलेशन डिवाइडर ईयर कहा जाता है, जनसंख्या विभाजक वर्ष, क्योंकि इसके बाद मेरी जनसंख्या तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। खैर, हम इस पर चर्चा जनसंख्या वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ हम ध्यान दें तो ये पहले दशकीय वृद्धि दर हम निकाल लिए, फिर दशकीय वृद्धि दर के आधार पर औसत वार्षिक वृद्धि दर निकालें। निश्चित तौर पे इसमें सारे गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये जनसंख्या कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से बढ़ती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ती है। तो ये इसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें भी सांख्यिकी और प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान में तो बिल्कुल सांख्यिकी का प्रयोग होता है। खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट का नाम सुने ही होंगे। तारेगना शब्द उन्होंने फेमस कर दिया, और तारेगना आपके पटना से 30 किलोमीटर दक्षिण एक स्टेशन है। तो तारेगना का मतलब है जहाँ से तारे को गिना जाए। तो आर्यभट्ट का कहा जाता है कि वो मसौढ़ी नाम से प्रचलित है वो जगह। तो मसौढ़ी से पटना खगौल तक उनका वेधशाला था, और उस जगहों पर वेधशाला का मतलब कि वो घूमते रहते थे और घूमते घूमते तारों का प्रेक्षण करते थे, ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करते थे। इस जगह एक छोर का नाम पड़ा खगोल और दूसरे छोर का नाम पड़ा तारेगना, यानी गिनना, संख्या वहाँ आया। उनका विश्लेषण उन्होंने किया, और विश्लेषण के आधार पर बहुत से जो है भौगोलिक अनुमानों को उन्होंने बतलाया कि ये होता है, पृथ्वी घूमती है वगैरह, ये सारी चीज़ों को। तो ये खगोल शास्त्र में आज ये बहुत महत्व है। आज तो और महत्व बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि आर्यभट्ट के ज़माने से आज विश्व बहुत आगे निकल चुकी है। अब तो मंगल पर जाने की बात हो रही है या और कुछ बात होती है। जीव शास्त्र में, ऋतु विज्ञान में कौन सा मौसम कब आएगा, कितनी प्रतिशत बारिश होगी, किस महीने में ज़्यादा बारिश है, किस महीने में कम बारिश है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश के आंकड़े हैं।
कि आपके राज्य में कब तक पहुंच सकता है मानसून और कितनी होगी बारिश। इस आधार पर ही तो हम निष्कर्ष निकालते हैं और जनता को सलाह सरकार देती है कि इस समय ये फसल बोना ठीक है क्योंकि इतनी बारिश है ना। तो ये इस तरह से हम ये करते हैं। फिर हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि विभिन्न मिट्टी की जांच वगैरह के आंकड़े कि इनका जो है मिट्टी में जो तत्व हैं उनका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी हम आंकड़ों में संकलन करके और निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। चौथा है सांख्यिकी तथा अनुसंधान। अनुसंधान के क्षेत्र में तो सांख्यिकी का जबरदस्त महत्व है। कोई भी अनुसंधान बिना आंकड़ों को रखे हुए हो ही नहीं सकता है। हम कोई भी अनुसंधान करते हैं तो हम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं ना, और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ते हैं, आंकड़ों को लेते हैं और आंकड़ों के रूप में ही निष्कर्ष देते हैं। एक सिंपल सी बात है, आजकल बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं। सबसे भारी समस्या हिंदुस्तान जैसे देशों में ट्रैफिक समस्या हो रही है। यार देखिए आप, हजारों गाड़ियां हैं, लग रहा है पैदल चलना दुश्वार है। तो ऐसी परिस्थिति में ट्रैफिक समस्या पर यदि हम शोध कर रहे हैं कि ट्रैफिक समस्या से निदान कैसे पाया जाए, तो उसके लिए हमको दो तरह के आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक रोड की चौड़ाई और किसी रोड की कितनी चौड़ाई में कितनी गाड़ियों की चलने की कैपेसिटी होती है, और इन दोनों आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद हम कुछ निष्कर्ष निकाल करके इसका निदान ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं अन्य क्षेत्र। उपयुक्त क्षेत्रों के अलावे आप देखिए, हमने बोर्ड पर लेक्चर के समय कहा था कि बैंकर्स, दलाल, बीमा कंपनी, लेखा निरीक्षक समझते हैं, ऑडिटर्स, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता की तो आजकल हर देश में अपनी भूमिका है, क्योंकि सरकारें क्या करती है कि अपनी प्रशासन चलाने के लिए जनता के कुछ अधिकारों को कभी कभी हनन करती है, तो उस अधिकारों को पुनः जिंदा रखने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ही आगे आते हैं और अपने पक्ष में आंकड़े ही देते हैं कि देखिए आप यहां पर बांध बना रहे हैं, लेकिन बांध से क्या हो रहा है कि वहां जो लोग बसे हुए थे वो विस्थापित हो रहे हैं। इतने लोगों के घर की व्यवस्था आप कीजिए, एक व्यक्ति के एक घर का खर्च इतना आएगा तो सरकार को इतना रुपया देना चाहिए। तो इस तरह से सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, मजदूर संगठनों के लिए है भी जरूरी, कितने मजदूर हैं हमारे संघ में, मजदूरों की मजदूरी क्या है, हम क्यों लड़ रहे हैं, तो उसके पक्ष में ब्यौरा देना होगा कि इतनी मजदूरी तय हुई है, ये हमको मिल रहा है, इतना घंटा काम करते हैं। मानवाधिकार आयोग के लिए भी उपयोगी है, कहा कितने बच्चे की शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रहे हैं, कितने बच्चे शोषण के शिकार हो रहे हैं, महिलाएं शोषण के शिकार हो रहे हैं, ये सारे आंकड़े तो इनको चाहिए। अब निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि ये जो है हर क्षेत्र में महत्व रखता है, और इसका महत्व तो इतना है कि प्रत्येक परिवार भी कहीं ना कहीं सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। अपने आय व्यय के आंकड़े के आधार पर ही तो जिंदगी चलती है, वो भी तो एक प्रकार से सांख्यिकी का उपयोग है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में हम एक तरह से मान के चले कि सांख्यिकी का उपयोग होता है। अब हमारी क्लास अंत होती है और अंत में हम कुछ आपको गृह कार्य दिए हैं, उस गृह कार्य को थोड़ा सा ध्यान देंगे। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें, एक वचन में, बहुवचन में या दोनों में? निश्चित तौर पे दोनों में प्रयोग किया जाता है। बहुवचन हम पिछली पाठ में पढ़ाए थे, एक वचन इस पाठ में है। सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है? सांख्यिकी का जन्मदाता मार्शल है, रॉबिन्स है, कीन्स है, गॉटफ्राइड ऑकेनवाल है। आप पिछली कक्षा से ये मैंने क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है, चूंकि सब मिला के तो एक ही पाठ है ना। मार्शल हो नहीं सकते हैं, रॉबिन्स भी नहीं है, कीन्स का तो कहीं नाम ही नहीं अभी तक आया है, गॉटफ्राइड ऑकेनवाल होगा। फिर से आप पहली कक्षा वाला नोट्स पढ़ लीजिए या वीडियो देख लीजिए। तीसरा है सांख्यिकी है क्या? आंकड़ों का संग्रह, राजकीय गणित, आंकड़ों का विश्लेषण की सभी। तो निश्चित तौर पे आंकड़ों का संग्रह तो बहुवचन में है, लेकिन एक वचन में आंकड़ों का विश्लेषण भी है। और प्राचीन काल में राजकीय गणित कहा जाता था, मैथ ऑफ स्टेट या साइंस ऑफ स्टेट भी कहा जाता था। तो ये तीनों है, यानी सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु उत्तरीय में सांख्यिकी का एक वचन में परिभाषा दें। एक वचन में जो परिभाषा है जो है काउडन का, वो आप दे देंगे। व्यवहारिक सांख्यिकी का क्या अर्थ है? व्यवहारिक सांख्यिकी का मतलब है सांख्यिकी एक वचन के रूप में, जिसमें सांख्यिकी की विभिन्न विधियों का वर्णन किया जाए, जैसे संकलन, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, निर्वचन, इन विधियों के आधार पर। तो इसको आप दो लाइन में, यानी आप ये लिख सकते हैं कि व्यवहारिक सांख्यिकी का मतलब सांख्यिकी विधियों से है, जिसमें ये स्टेप उठाया जाता है, बस इतना ही लिखना है। किस रूप में सांख्यिकी एक व्यापारी के लिए लाभप्रद है? व्यापारी मूल्यों के उतार चढ़ाव को देखकर ही तो व्यापार करेगा।
किस वस्तु में फायदा है, किस वस्तु में घाटा है, कि उसका मूल्य कैसे किसी वस्तु का बढ़ रहा है, कैसे किसी वस्तु का, अगर कोई व्यापारी जान रहा है कि कल किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने वाला है तो आज क्या करेगा, उसका काफ़ी स्टॉक खरीद लेगा। और अगर जान रहा है कि कल कमने वाला है तो आज ही वो चाहेगा कि सब वस्तु हम बेच दें। ठीक है, तो ये इसका उपयोग है। ये दीर्घ उत्तरीय में सिर्फ मैंने एक प्रश्न दिया है कि सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग को समझाएं। विभिन्न क्षेत्रों में आपने देखा कि ये क्षेत्र थे, आपका व्यवसाय है, बैंकिंग है, ये सारे क्षेत्र जिसमें हम सांख्यिकी के उपयोग के बारे में विशद व्याख्या की है। हम फिर से बस खाली हम क्षेत्र बता दे रहे हैं। पहला क्षेत्र व्यवसाय था, दूसरा क्षेत्र सरकार है, तीसरा क्षेत्र जो है आपका प्राकृतिक विज्ञान यानी विभिन्न विज्ञानों में हमने कहा कि इसमें है, चाहे वो मौसम विज्ञान हो या ऋतुशास्त्र हो। चौथा प्रयोग अनुसंधान के अंदर है, और पांचवा अन्य क्षेत्र जिसमें बैंकिंग, बीमा, लेखा, ये सामाजिक संगठन, मानवाधिकार, इन सबों में है। बस आज इतना ही। थैंक यू।